raise your hand for attendance. If audio and video is clear, then please raise your hand, all the students. Do it fast, all the students, raise your hand. Okay, thank you. Yesterday we have completed the chapter. We have also studied the fourth and fifth state of matter, which is plasma and Bose-Einstein condensate. ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेट थी. प्लाज्मा जो है वो हाई टेम्परेचर पर गेन होती है स्टेट, और जो लास्ट स्टेट थी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो स्टेट गेन की जाती है सुपर लो टेम्परेचर. एक सुपर एनर्जेटिक स्टेट है, एक सुपर एटम की स्टेट है. दोनों स्टेट अलग अलग है. प्लाज्मा में ये था कि जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी. सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं, इसलिए हाई एनर्जी गेन करके वो ग्लो करने लगते हैं. और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर हम लोग मटेरियल को ठंडा करते हैं. गैस को जैसे कूल डाउन करते जा रहे हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर और ठंडा किया तो लिक्विड से सॉलिड में बदल गई गैस. सॉलिड में बदल गई तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी डिक्रीज हो चुका होगा. ठीक है, तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस अगर डिक्रीज हो चुका है, फिर हम उसके बाद उसको और ठंडा कर रहे हैं, 0 केल्विन के आसपास लेकर के जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. इट इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स. ये केल्विन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, जिसमें उन्होंने बताया था कि यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन तक हो सकता है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं. और 0 केल्विन का मतलब था -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस. तो इतने कम टेम्परेचर पर जब हम मटेरियल को ले जाते हैं तो मैटर एक नई स्टेट में आ जाता है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो रुक जाते हैं. उनके मोशन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं. पार्टिकल रुक जाते हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, तो सब पार्टिकल्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, एक जैसे एनर्जी के हो जाते हैं, सेम एनर्जी के. तो उस समय पर वो हमें जो मटेरियल है वो सुपर एटम की फॉर्म में दिखाई देता है. ऐसा नहीं कि हम अलग अलग पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नहीं. वो सब पार्टिकल्स मिलकर के एक ही एटम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मतलब वो एक ही पार्टिकल बन जाएगा, जिसको सुपर एटम बोला था मैंने. तो बोस-आइंस्टाइन जो है वो सुपर लो टेम्परेचर पर होती है, और जो प्लाज्मा स्टेट है वो वेरी हाई टेम्परेचर पर होती है. तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट स्टेट. अब देखिए, अब हम चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज करते हैं. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आपको ये बुक एक्सरसाइज जो है ये मैं पीडीएफ फाइल में आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों लिखे होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है, तो उन्होंने बुक्स परचेज नहीं की अभी. तो मैं पीडीएफ फाइल में इसको सेंड कर दूंगा, जिसमें क्वेश्चन के साथ आपको आंसर्स मिल जाएंगे. ओके, अभी सिर्फ आपको आंसर समझने हैं कि किस तरह से इनको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या इनके आंसर्स होंगे. बाद में आप पीडीएफ फाइल से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ आपको समझना है. हेलो, यस निष्ठा. I was asking that when you cool down the gas into solid, then if we cools it more, then where does the energy goes? If we cool down, where does the energy go? एनर्जी को रेडिएट करते हैं सब्सटेंसेस. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मटेरियल था, ये मटेरियल गर्म है 100 डिग्री सेल्सियस पर. ये मैंने आपको समझाया था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है. तो ये जो भी मटेरियल है, ये मटेरियल कितने डिग्री सेल्सियस पर हीटअप है? 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया गया है. और सराउंडिंग, बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस. अब एनर्जी देखिए क्या होगा, कहाँ से कहाँ जाएगी. ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, ये अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट करेगा. कब तक रेडिएट करेगा? जब तक कि इसका टेम्परेचर भी कितना नहीं हो जाता, 20 डिग्री सेल्सियस. तो एनर्जी हाई टेम्परेचर से कहाँ ट्रांसफर होती है? लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट करती है. एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूवमेंट करती है. अब जैसे कि यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर सन है, सन जो है काफी गर्म है, और स्पेस का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन 2 केल्विन के आसपास है, बहुत कम टेम्परेचर है. तो अब आप देखिए क्या कर रहा है, सन एनर्जी को रेडिएट ही तो कर रहा है. ये सन है जिसका टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है, और बाहर जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 2 केल्विन के आसपास है. तो क्या करेगा ये,
ये सन एनर्जी को रेडिएट करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी रेडिएट होगी, तो सन भी एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो अगर हम मटेरियल को ठंडा करेंगे तो वो मटेरियल अपनी एनर्जी को रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा आसपास के स्पेस के अंदर। देखिए बुक एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्शन का, कि आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आई एम रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर दे रखे हैं उनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आई एम सॉल्विंग द ए पार्ट विच इज टेम्परेचर इन केल्विन इज गिवन, दिस इज गिवन टेम्परेचर, ये गिवन टेम्परेचर है 293 केल्विन, और इसको हमें किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है क्वेश्चन में, टेम्परेचर इन केल्विन इज 293 केल्विन। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। क्या फॉर्मूला था, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब देख लीजिए आपके पास क्या क्या वैल्यू है। ये टेम्परेचर इन केल्विन इज गिवन, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। टेम्परेचर इन केल्विन इज 293 इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। अभी 273 को आप जैसे इधर शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 293 माइनस 273, 293 माइनस 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये जो 273 था इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटिटी बच गई विच इज टेम्परेचर इन सेल्सियस। 293 माइनस 273 इट विल बी 20 डिग्री सेल्सियस। So the temperature in Celsius is 20 डिग्री सेल्सियस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस, या ये सिंबल आप यहाँ लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में होगा 293, डिग्री सेल्सियस में होगा 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द A part of the first question. Now I am solving the B part which is 470 Kelvin. It is given temperature in Kelvin 470 Kelvin, it is given quantity, ये हमें दिया गया। ओके नेक्स्ट देखिए, अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस, इट इज गिवन क्वांटिटी। So I am using the formula for the conversion. Temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in Celsius. अब ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 470 is equal to 273 plus temperature in Celsius. Next is देखिए 273 को इधर शिफ्ट करेंगे, फिर से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्वांटिटी रहेगी, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, टेम्परेचर इन सेल्सियस। 273 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर 470 था और इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये माइनस में आ जाएगा 273, माइनस कर लीजिए 470 माइनस 273, इट विल बी 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। तो ये आंसर होंगे फर्स्ट क्वेश्चन के ए और बी पार्ट के। केल्विन में 293 है, डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस। इन केल्विन टेम्परेचर इज 470 केल्विन एंड इन डिग्री सेल्सियस इट इज 197 डिग्री सेल्सियस, 197 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब डिग्री सेल्सियस में गिवन होंगे और आपको किस में कन्वर्ट करने हैं, केल्विन में कन्वर्ट करने हैं। is the first. Now I am solving the second question and A part. The temperature is given in degree Celsius. So I am writing given
क्वांटिटी है टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कन्वर्ट करते हैं अपने केल्विन में। द फॉर्मूला इज टेम्परेचर इन केल्विन इज 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। वैल्यू पुट करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये आसान है, इजी है, इसमें आपको प्लस माइनस, इसमें आपको माइनस नहीं करना, उधर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको एडिशन करना है। 273 प्लस 25, so the temperature in Kelvin will be 298 Kelvin. This is the answer of the second A. डिग्री सेल्सियस में होगा 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में होगा 298 केल्विन, 298 केल्विन। Now the second question, B part of the second question. Second C. In this question, given quantity is temperature in Celsius, which is I think 373 degree Celsius. The given temperature is 373 degree Celsius. अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पुट करेंगे क्या आ जाएगा? टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 373, 273 plus 373, it will be temperature in Kelvin 646 Kelvin, 646 Kelvin। तो देखिए डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में होगा 298 केल्विन, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है 373 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया इट विल बी 646 केल्विन। तो टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, दोनों में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो एस का यूनिट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जो सब देश कैलकुलेशंस के अंदर यूज करते हैं वो है केल्विन। तो टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, और जो भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर हायर क्लासेस में, वो सब केल्विन में ही सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब देखिए आपको इसके बारे में सुनना है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलीन बॉल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाती है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट, naphthalene balls disappear with time without leaving any solid। ये कह रहा है नैप्थलीन बॉल जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, दिखनी बंद हो जाती हैं विद टाइम, टाइम के साथ साथ, विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, और कोई भी सॉलिड आपको नहीं दिखाई देता। जैसे कि हमने क्या किया, एक कपड़ों को रखने के लिए हमने एक बॉक्स का यूज किया, अलमीरा का यूज किया। जैसे विंटर क्लॉथ है वो समर में काम नहीं आएंगे, तो हम लोग उनको क्या कर देते हैं, एक अलमीरा के अंदर स्टोर करके रख देते हैं। अब उसमें हमने स्टोर करके रखा तो उसमें कौन सी बॉल्स डाल देते हैं? नैप्थलीन बॉल्स डाल देते हैं। नैप्थलीन बॉल्स किसको दूर रखती हैं? मॉथ को। मॉथ बोल सकते हैं या आप इनको क्या बोल सकते हैं? इंसेक्ट बोल सकते हैं। जैसे ग्रास हॉपर होता है, जैसे ग्रास हॉपर होता है वो एक क्या है? वो एक मॉथ है, या आप उसको क्या बोल सकते हैं? इंसेक्ट बोल सकते हैं। हिंदी में इसको टिड्डी बोला जाता है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये हमारे क्लोथ को क्या कर सकते हैं? बाइट कर सकते हैं, खा सकते हैं, ईटअप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथ होते हैं, जो कॉटन क्लोथ होंगे उनको क्या कर सकते हैं? वो ईटअप कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इनसे बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए हम नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं, कपड़ों के अंदर इसको रख देते हैं। तो ये नैप्थलीन बॉल्स क्या करती हैं? ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, इसीलिए तो कोई सॉलिड नहीं दिखाई देता, कोई रेसिड्यू नहीं बचता, कोई अवशेष नहीं बचता। तो ये किस तरह की प्रोसेस करती हैं?
ये सब्लिमेशन प्रोसेस, मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, और इस ऑब्जर्वेशन का कारण क्या है। इस ऑब्जर्वेशन का रीजन आप क्या बोलेंगे। ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं, ये जो नैप्थलीन बॉल्स हैं, ये क्या करती हैं, ये किस तरह की प्रोसेस दिखाती हैं। ये प्रोसेस दिखाती है सब्लिमेशन। बाय सब्लिमेशन दे विल कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में जाती नहीं है। तो जैसे ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो वो तो गैस बन करके पूरे अलमीरा के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, तो कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई सॉलिड नहीं बचेगा। तो नैप्थलीन बॉल्स को हम डाल देते हैं अलमीरा के अंदर, लेकिन वो डिसअपीयर हो जाते हैं। जब हम उसको 2 महीने के बाद या 6 मंथ के बाद ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं हमने जो बॉल्स उसमें डाली थी वो तो है ही नहीं, डिसअपीयर हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसका सब्लिमेशन हो रहा है। वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, और कोई भी सॉलिड दिखाई नहीं देगा। पूरा का पूरा सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बी पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, इट इज we can get the smell of perfume sitting several meters away। हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है काफी मीटर दूर से भी, मतलब एक कंसिडरेबल डिस्टेंस से भी हम लोग उसकी स्मेल को सेंस कर सकते हैं। इसका रीजन आपको पता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन गैसेज, गैसेज में जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट प्रोसेस। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग several meters away। सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परफ्यूम को हम जैसे ही स्प्रे करेंगे, जैसे ही मैंने परफ्यूम को इस रूम में ऐसा स्प्रे किया, स्प्रे करते ही क्या होगा, जो परफ्यूम है वो तो गैसियस स्टेट के अंदर है, और गैसेस का जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट होता है। तो जैसे ही परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस स्टेट के अंदर, गैस स्टेट के अंदर है, और जैसे ही वो एयर के अंदर होंगे तो डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। अब इसको ध्यान से समझो, जैसे ये एयर पार्टिकल्स थे, और हमने क्या किया, एक बोतल ली, परफ्यूम बोतल, और इस परफ्यूम बोतल के ऊपर यहाँ पर एक नोजल लगा होता है, जिसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं, वहां से क्या होगा, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो गैसीय स्टेट में बाहर आएंगे। तो हमने जैसे ही इसको प्रेस किया, प्रेस करते ही ये परफ्यूम के पार्टिकल्स इस तरह से एनवायरमेंट में आ गए, एयर में आ गए। तो एयर के अंदर जैसे ही आए, वो इसके अंदर क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, मिक्सअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन इन गैसेज इज ए वेरी फास्ट प्रोसेस। Because diffusion in gases is a very fast process. Why it is a fast process? The particles of air are moving also very fast, and these particles are also in the gaseous state, so they will spread fastly in the air। तो ये बहुत जल्दी से क्या हो जाएंगे, एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। इसी वजह से अगर हम कुछ मीटर दूर भी बैठे हैं, उस परफ्यूम की बोतल से जहाँ पर स्प्रे किया गया था उससे कुछ मीटर दूर भी बैठे हैं, तब भी हमें उसकी स्मेल आएगी, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स हैं स्प्रे के, वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के अंदर डिफ्यूजन करेंगे, डिफ्यूजन करके धीरे धीरे वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और स्प्रेड होने के कारण वो हमारे नोस्ट्रेल, हमारे नोज तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर सेंसर्स होंगे। वो सेंसर क्या करेंगे, सेंस करेंगे इन पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, स्मेल। तो ये रीजन है इसका, डिफ्यूजन। देखिए अगर आपको कोई डाउट है ना, तो मैं पहले पूरी ये एक्सरसाइज करा दूं, फिर आपके डाउट्स को लूंगा। आप उसको नोट कर लीजिए जो भी डाउट्स हैं। अगर आपको ऑडियो वीडियो की प्रॉब्लम है तो रेज हैंड कीजिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन,
अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इसलिए 3 सब्सटेंसेस दिए हैं। क्वेश्चन में गिवन है वाटर, नेक्स्ट सब्सटेंस इज शुगर, नेक्स्ट सब्सटेंस इज ऑक्सीजन। स्टेट को देख करके पहचान लीजिए किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा किसमें कम होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, ऑक्सीजन में। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन लिखूंगा बिकॉज इट इज इन द गैस स्टेट। गैसेस के अंदर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। ऑक्सीजन से ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसमें मिलेगा, वो मिलेगा वाटर में, बिकॉज वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट। और सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स में होगा, शुगर, बिकॉज शुगर इज इन द सॉलिड स्टेट। ये तो पता है हमें, गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, फ्री मोशन नहीं कर सकते। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है क्वेश्चन का। ऑक्सीजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑक्सीजन में, उससे ज्यादा है वाटर में, उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा पार्टिकल्स के बीच में किसमें, शुगर में। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है। स्टेट ऑफ वाटर, पहला क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट। बी, ये आंसर है लिक्विड स्टेट। बी क्वेश्चन इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो ये मैंने आपको प्रोसेस बताई थी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो मेल्ट होती है और किस में कन्वर्ट हो सकती है, वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, या वाटर जो है वो फ्रीज होकर के आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही चेंजेस होंगे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइस से वाटर बन सकता है और वाटर से आइस बन सकता है, तो दोनों स्टेट पॉसिबल है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में आपको इसका पूरे आंसर मिल जाएगा। सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों स्टेट में होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस पर, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, दोनों स्टेट में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको वाटर कौन सी स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में प्लस गैस स्टेट। तो ये दोनों स्टेट में मिलेगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर, लिक्विड प्लस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। 2 रीजन बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। जो वाटर है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, क्यों होगा लिक्विड स्टेट में, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो आपको इसके 2 कारण बताने हैं लिक्विड स्टेट में क्यों है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर वाटर एक लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, क्योंकि
रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कौन सी स्टेट में मिलेगा आपको, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा रीजन, ये हमें वाटर की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इट कैन फ्लो। इट कैन फ्लो इजीली। और रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो क्या कर सकता है, इजीली फ्लो कर सकता है। इजीली फ्लो कर रहा है मतलब उसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से तो क्या बोला जा रहा है, वाटर कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, रूम टेम्परेचर में। तो ये दो रीजन आप इसमें लिख सकते हैं। वो इजीली फ्लो कर रहा था, इसीलिए अब उसको लिक्विड बोल रहे हैं, फ्लूइड बोल रहे हैं। दूसरा 27 डिग्री सेल्सियस पर वो हमें कौन सी स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए 6 का जो बी आंसर है, एन आयरन एल्मीरा। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एन आयरन अल्मीरा is a solid at room temperature, is a solid at room temperature। ये सॉलिड क्यों है, देखो बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये भी बताया जा सकता है कि जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच आयरन मेल्ट एंड कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर आयरन सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या रूम टेम्परेचर पर इतना टेम्परेचर पॉसिबल होगा क्या, रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर तो वो आपको कौन सी स्टेट में दिखाई देगा, सॉलिड स्टेट में। तो ये रीजन भी लिखा जा सकता है कि आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इट इज वेरी हाई। अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो वो रूम टेम्परेचर पर कौन सी स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर ये टेम्परेचर होता तब जाकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इसीलिए वो सॉलिड स्टेट में है। एक रीजन और लिख सकते हैं आप कि जो अल्मीरा है उसकी फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप है। अल्मीरा जो है उसकी फिक्स वॉल्यूम है और फिक्स शेप है, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा और जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था रूम में उतना ही कर रहा है, इसी वजह से उसको क्या बोला जा रहा है, इसी वजह से उसको सॉलिड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये दो रीजन आप लिख सकते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और रूम टेम्परेचर पर इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होगा कि वो लिक्विड स्टेट में आ सके, इसलिए वो सॉलिड है। दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हैं कि अल्मीरा जो है वो अपनी शेप को और वॉल्यूम, उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स है, दोनों ही फिक्स है। इसका मतलब ना तो उसकी शेप चेंज हो रही है और ना ही वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जितनी भी उसकी वॉल्यूम थी वो भी चेंज नहीं हो रही। तो दोनों ही चेंज नहीं हो रहे, तो आप इसके ये रीजन लिख सकते हैं। एक रीजन और लिख सकते हैं आप इसका कि ये फ्लो नहीं करते हैं, अल्मीरा जो है वो लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर रही है। फ्लो नहीं कर रही है तो इसका मतलब कौन सी स्टेट में है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, फ्लूइडिटी। ये फ्लो नहीं कर सकती। अगर ये फ्लो नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये रिजिड है, ये अपनी शेप को मेंटेन कर रही है। तो ये रीजन भी लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ज्यादा बर्निंग किससे होगी, अगर स्किन के ऊपर गर्म पानी गिर जाए या स्किन के ऊपर स्टीम आ जाए, तो दोनों में से ज्यादा बर्निंग कौन सी कंडीशन में होगी, स्टीम के कारण ज्यादा बर्निंग होगी। क्यों, अगर वाटर, जो बॉइलिंग वाटर है वो अगर हाथ के ऊपर गिर रहे हैं, स्किन के ऊपर गिर रहे हैं, तो उस समय पर क्या होगा, उसके पास सिर्फ होगी हीट एनर्जी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जितनी हीट एनर्जी होती है, वाटर लिखा देखिए मैंने, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ स्टीम, स्टीम में कैसे कन्वर्ट होगा, स्टीम में कैसे कन्वर्ट होगा, उसके पास होगी हीट एनर्जी। 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले इसको गर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम और हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो यहाँ पर इसके पास एक एनर्जी और होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, गर्म करने के लिए हीट एनर्जी सप्लाई की, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 100 डिग्री तक आ गया।
तो इसके पास हीट एनर्जी है जिससे टेम्परेचर बढ़ा। उसके बाद हम जो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि वाटर किसमें कन्वर्ट हो सके, स्टीम में कन्वर्ट हो सके। तो स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी, क्योंकि वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है तो उसने और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है कि वो अपने आसपास के पार्टिकल को छोड़ करके दूर जा चुका है। अभी तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो स्टीम जो है वो ज्यादा सीवियर बर्न करेगी, ज्यादा बर्निंग करेगी स्किन के ऊपर, बिकॉज इट इज हैविंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट, why is the ice at 273 Kelvin more effective in cooling the water at the same temperature? ये कह रहा है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा। 273 केल्विन पर आइस है, सबसे पहले ये समझ लो 273 केल्विन क्या है। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। अब दो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर है। दोनों में से कौन ज्यादा इफेक्टिव है? दोनों में से आइस ज्यादा इफेक्टिव है। दोनों में से आइस ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों होगी? क्योंकि इसके पास सिर्फ, इससे क्या हो चुका है, आइस में जब ये कन्वर्ट हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इससे क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। जैसे देखिए आपने ये पढ़ा था कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब हम हीट एनर्जी देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं जिसको, तो वो हीट एनर्जी जब हम देते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए पहले हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी दी थी, हीट एनर्जी। और ये वाटर में क्यों कन्वर्ट हुई? क्योंकि इसने बर्नर से क्या एब्जॉर्ब किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी इसके पास हीट एनर्जी है और 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर के पास हीट एनर्जी है प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, क्योंकि वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर है, हीट एनर्जी तो सेम है दोनों की, लेकिन ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। वाटर में कन्वर्ट क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमने बर्नर से और हीट एनर्जी सप्लाई की होगी जिससे इसका फ्यूजन हुआ होगा, मेल्टिंग हुई होगी, ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा। तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी हमें आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी इन कंपैरिजन विद द 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ठीक है, जो आइस है वो ज्यादा कूलिंग करेगी, जो वाटर है वो इतनी कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी होगी। नाउ आस्क द क्वेश्चन। यस मिस्टर मोहम्मद। मोहम्मद, मिस्टर मोहम्मद, यस गौरव। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, my question was that if we have done all the question answers in the rough copy, then we need to copy in the fair copy. यस यू हैव टू राइट इन द फेयर नोटबुक। आई विल सेंड द पीडीएफ फाइल ऑफ दीज आंसर्स। मैं इन सब आंसर्स की आपको पीडीएफ फाइल भेजूंगा जो आपको चैप्टर अपनी कॉपी में लिखना है, नोट्स लिखने हैं। पहले नोट्स लिख लिए हैं तो आप ये क्वेश्चन आंसर लिख लेना कॉपी के अंदर, फेयर नोटबुक में। Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम सर। यस मिस आंचल। Hello. यस आंचल। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर अगर हमारे पास बुक है तो हम बुक में फिल कर सकते हैं क्या? बुक में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, आंसर जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर मतलब वो हमें कॉपी में करना है, बुक में नहीं करना है। नहीं नहीं, बुक में नहीं करने हैं आपको, कॉपी के अंदर लिखने हैं क्वेश्चन आंसर। नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए कॉपी में सारे? यस सर। लास्ट जो मैंने बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट लिखवाया था वहां तक आपने लिख लिया। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, एक्सरसाइज करनी है इस चैप्टर में फेयर नोटबुक में।
Yes, Pavit. Hello. Yes. Good morning, sir. Good morning, beta. Yes, what is your question? Sir, I want to say that as we know that in the question third B part, we can get the smell of perfume sitting several meters away. So, sir, Okay. as we know that the reason behind is that the diffusion of gases Yes. are very strong. तो एक और reason भी तो हो सकता है that particles of matters are always moving. तो डिफ्यूजन इसी वजह से तो हो रहा है, जो मटेरियल के पार्टिकल है वो लगातार मोशन करते रहते हैं, इसी की वजह से तो डिफ्यूजन हो रहा है। तो मैं डिफ्यूजन बोल रहा हूँ या पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन कर रहे हैं, एक ही बात है। Okay, sir. ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लॉग इन विद योर प्रॉपर नेम, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं यहाँ पर काउंट होगी। अभी जिन्होंने नेम अपने लिख रखे हैं मोबाइल फोन के नेम से, वो प्लीज अपने नेम लिखिए। अगर आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप अपने नेम बताइए। जैसे एक स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है नोकिया 3.1 प्लस, तो नया फोन आएगा। एंड मिस्टर कोरोना, राजस्थान पुलिस। 2-3 स्टूडेंट है, प्लीज आप अपने नेम बताइए, अदरवाइज वी विल कॉल यू। आपके पेरेंट्स को कॉल की जाएगी, जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। थैंक यू सो मच।